नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में देखिए तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ ही रूबिका है। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस में खुलासे के बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी उदयन दास को उसके माता पिता के शवों को निकालने के लिए पुलिस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर पहुंची। आरोपी की निशानदेही पर घर के गार्डन की खुदाई करने पर हड्डियां और एक चेन बरामद हुई है। वहीं मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने एक टीवी सीरियल को देखकर लाशों को ठिकाने लगाने का आइडिया पाया। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ भोपाल के साइको किलर उदयन दास के साथ हुआ। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में इस शख्स ने 3 ऐसे कत्ल कबूले हैं जिसे सुनकर कोई भी सकते में आ जाए। भोपाल के साइको किलर उदयन को लेकर भोपाल पुलिस आज जब रायपुर पहुंची तो वहां तमाशबीनों की काफी भीड़ थी। पुलिस ने उसके रायपुर वाले घर के बगीचे की खुदाई शुरू कर दी। उद्यमन ने भोपाल पुलिस के सामने जो जानकारियां दी थी अपने माता पिता की हत्या को लेकर, वो सारी जानकारियां यहां पे सच साबित हुई है। पुलिस की तस्दीक में पुलिस को अब तक खुदाई में कई हड्डियां मिली हैं। खुदाई में एक गोल्ड चेन भी बरामद की गई है। शक है कि चेन और खोपड़ी उदयन की मां की हो सकती है, जिनकी जांच के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट सैंपल भेजेगी। ये संभव है कि जो डीएनए मिलान के लिए हड्डियों से डीएनए निकाला जाएगा माता पिता दोनों का, और उद्यमन का डीएनए उसमें मिलान कराने के लिए, इसकी जांच के लिए हैदराबाद के लैब भेजा जाएगा, क्योंकि रायपुर में अभी ये जांच संभव नहीं है। उदयन ने पुलिस की पूछताछ में अपने माता पिता की हत्या कर उनका शव बगीचे में दफनाने की बात कबूल की थी। रायपुर में मकान के बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि उदयन ने अपने माँ बाप की मौत की वजह बीमारी बताई थी और ज्यादा पूछने पर अक्सर गुस्से से आग बबूला हो जाता था। आस पड़ोस में जब मैं जब मकान को खरीदा तो उस समय पता चला कि उसकी माँ हॉस्पिटलाइज थी। उस समय उसके हॉस्पिटलाइज में मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, 32 साल के उदयन दास ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा की भी हत्या कर डेड बॉडी को संदूक में रखा और फिर सीमेंट का चबूतरा बनाकर संदूक को लाश समेत घर में ही दबा दिया। वारदात पिछले साल जुलाई की है। बहुत मुमकिन है कि ये साइको पकड़ा ना जाता, लेकिन मामले की तफ्तीश तब शुरू हुई जब पिछले साल दिसंबर में लड़की के माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जून माह में वो लड़की अपने घर से निकल आई। उसने ये कहा कि मैं कहीं बाहर जॉब कर रही हूँ और घर से लगातार मैसेज करती रही कि मैं बाहर जॉब पे कर रही हूँ। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से उसके घर पर बातचीत होना बंद हो गई। उसका कॉल डिटेल उन लोगों ने चेक करवाया, उसका पासपोर्ट दिखाया तो उस आधार पर उसका कहीं बाहर जाना नहीं पाया। उस आधार पर उन्होंने बांकुरा में वहां पर लड़की के अपहरण की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। आकांक्षा अपने एक दोस्त से फोन पर अक्सर बात करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती थी। इसी बात से नाराज होकर उदयन ने 15 जुलाई 2016 को आकांक्षा की हत्या कर दी। डेड बॉडी को सीमेंट के चबूतरे में छिपाने के लिए उसने 14 बोरी सीमेंट का इस्तेमाल किया। लाश की दुर्गंध ना फैले इसलिए वो चबूतरे पर परफ्यूम भी छिड़कता था। इंसान की शक्ल में छुपे इस हैवान के खुलासे हैरान और परेशान करने वाले हैं। घर में लिव इन पार्टनर की लाश को चबूतरे से दबाकर उसी चबूतरे पर बैठकर शराब पीने की सोच किसी साइको किलर की ही हो सकती है। सुदीप त्रिपाठी, सी मीडिया, रायपुर। उधर एआईएडीएम के महासचिव शशिकला नटराजन तमिलनाडु की अगली सीएम बनेंगी। तमिलनाडु के सीएम ओ पनीरसेल्वम ने एआईएडीएम के विधायकों और सांसदों की बैठक में अपना इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से खबर है कि 9 फरवरी को शशिकला नटराजन सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। इससे पहले शशिकला के घर पर सीएम पनीरसेल्वम के साथ एक बैठक भी हुई। शशिकला को कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी भी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन एआईएडीएमके ने अपना पूरा सपोर्ट शशिकला को दिया है। आज ही जयललिता के निधन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। उनके निधन के बाद ही शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रही।
2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाईं। ओ पनीरसेल्वम ने ही इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेता के लिए शशिकला नटराजन का नाम आगे बढ़ाया। यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के टॉप लीडर्स की आज अलग अलग शहरों में रैलियां हुई। अलीगढ़ के चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की आंधी है। विरोधी मुझे इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूं। विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास का मतलब है बिजली, कानून व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था की जाएगी। इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, कानपुर में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रैली की और अपने ही सहयोगी अखिलेश यादव को एक बार फिर से मैनिफेस्टो बनाने की नसीहत दे दी। तो अखिलेश ने स्कैम का मतलब सेफ कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी बताया। मैं यहाँ आज स्टेज से कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी, क्यों नहीं हम मिलकर, जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्यों नहीं हम मिलकर एक युवा मैनिफेस्टो बनाएं, 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो बनाएं। हमें भी बचाना है, सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। मायावती ने भी स्कैम शब्द को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने मोदी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं या अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें अब यह एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व इन्हें धीरे धीरे खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। कल पीएम मोदी ने कहा था कि ये चुनाव स्कैम के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई है। एस यानी समाजवादी पार्टी, सी यानी कांग्रेस, ए यानी अखिलेश, एम यानी मायावती। पीएम ने कहा था कि यूपी तय करे कि आपको स्कैम चाहिए या कमल चाहिए। तो यूपी में मुलायम सिंह यादव की पहली रैली इटावा के जसवंत नगर विधानसभा में 11 फरवरी को होगी, जहां से उनके भाई शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान, उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी की है। इशारों में आजम खान ने पीएम मोदी को रावण कह दिया। आजम खान ने कहा कि वो लखनऊ जाते हैं रामलीला के एक मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उस रावण के जलने की जरूरत है। वो लखनऊ जाता है रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके जलने की जरूरत। आजम ने यह भी कहा कि मुस्लिमों के बगैर यूपी का कोई बादशाह नहीं बन सकता और हमें गाली देकर हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। इससे पहले भी आजम खान कई मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। 2013 में आजम खान ने करगिल युद्ध पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि करगिल के पहाड़ियों पर फतह करने वाले सेना के जवान हिंदू नहीं मुस्लिम थे। आजम ने अंबेडकर पर विवादित बयान दिया था कि उनकी उठी हुई उंगली इशारा करती है कि वो खाली प्लॉट हमारा है। एक कार्यक्रम के दौरान आजम ने कहा था कि जनता बड़ी एहसान फरामोश होती है, विकास करने वालों को भी धूल चटा देती है। लेखपालों पर धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि लेखपाल समाज का सबसे बड़ा गंदा कीड़ा होता है। आजम खान ने वैसे पीएम पर यह भी सवाल उठाया है कि एक चाय बेचने वाले के पास इतने महंगे कपड़े कहां से आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमल के फूल में रंग क्या भरा, इसके राजनीतिक मायने निकालने शुरू कर दिए। पटना के पुस्तक मेले में मिथिला पेंटिंग की जानी मानी कलाकार बउआ देवी ने कैनवास पर कमल फूल की तस्वीर बनाई और सीएम से उस पर ऑटोग्राफ देने को कहा। नीतीश ने पहले तो कमल के फूल में कूची उठाकर लाल रंग भरा और फिर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कमल में नीतीश के रंग भरने को बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रंग को भरने के पीछे लालू जी को जरूर बार बार वो दिखाते रहते हैं
कि मैं स्वतंत्र हूं। मतलब कमल सिर्फ बीजेपी का है क्या? कमल सिर्फ बीजेपी का तो है नहीं। ऐसी बात है तो कई जगह तो लालटेन इस्तेमाल होता है। कितने घरों को उजाला करता है लालटेन? स्पॉन्टेनियस होता है ना। उन्होंने कहा कि इसमें आप रंग भरिए, हम बनाते हैं आप रंग भरिए, जस्ट टू प्रमोट मधुबनी पेंटिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई राजनीति है। नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी का 17 सालों तक गठबंधन रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी करार देते हुए नीतीश गठबंधन से अलग हो गए थे। नीतीश कुमार ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले की तारीफ की थी। नीतीश और बीजेपी के बीच नजदीकी के कयास लगते रहे हैं। हालांकि नीतीश ने कई मौकों पर इसका खंडन किया है। उधर पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर पीओके के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की राजधानी में पीओके की आजादी के नारे लगे। बड़ी संख्या में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और आईएसआई पर ज्यादती करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हम क्या चाहते तक हमारे हाथों में और पाँव में बेड़ियां डालते रहोगे, हम हक और सच लिखते रहेंगे। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जो लोग पाकिस्तानी प्रशासन से सहमत नहीं हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पत्रकार, ब्लॉगर, सामाजिक कार्यकर्ता सभी को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान की पॉलिसीज या सेना के खिलाफ बोलता है, ब्लॉगर हो या कोई दूसरा हो, सोशल मीडिया का हो या जर्नलिस्ट हो, उसको आर्मी नहीं छोड़ती, अबडक्ट कर लेती है, मार डालती है, जेल में भेज देती है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पर प्रदर्शन को बर्बरता से दबाने का आरोप लगता रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हाफिज सईद का नया आतंकी संगठन तहरीक-ए आजादी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में आज कश्मीर डे मना रहा है। 7 मुस्लिम देशों पर बैन पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर निचली अदालत की रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विवादित शासकीय आदेश को निलंबित करने वाले अदालती फैसले को हास्यास्पद करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि तथाकथित न्यायाधीश की राय हास्यास्पद है और ये रद्द कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जब कोई देश ये नहीं कह सके कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, खासकर सुरक्षा की वजहों को लेकर फैसला नहीं कर सके, तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है। शुक्रवार को सिएटल यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जेम्स रॉबर्ट ने 7 मुस्लिम देश के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर लगे बैन पर रोक लगा दी थी। यह अदालती आदेश पूरे अमेरिका में मान्य होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया के लोगों की एंट्री पर बैन लगाया था। ट्रंप के इस आदेश के बाद 7 देशों के करीब 60,000 लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है।